ये आपका यूपीपीएससी ए इलेक्ट्रिकल 2021 का एग्जाम है, उसका पार्ट 2 है, पेपर 2 है। ओके, तो इसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन 26 में टेक्निकल क्वेश्चन है, टेक्निकल पार्ट 2 का क्वेश्चन है ये कि इन अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द रीजन फॉर हैविंग हाई रेजिस्टेंस रोटर। मतलब यहाँ पे जो रोटर की बात हो रही है, तो रोटर का जो रेजिस्टेंस है आपका वो काफ़ी हाई है, तो वो रेजिस्टेंस हाई क्यों रखा जाता है ये आपसे पूछ रहा है। तो टू गेट द हाई एक्सीलरेशन, ठीक है, टू अचीव हाई एक्सीलरेशन, इसलिए उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हाई रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BLDC मोटर इज एनालॉगस टू, ओके, मतलब BLDC मोटर किसके इक्वल है, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी वन लाइन क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। इज एनालॉगस टू परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, तो BLDC मोटर की बात कर रहे हैं तो वो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर के एनालॉगस है। बाकी ऑप्शन हमारे क्या थे, DC मोटर नहीं, DC मोटर और फिर BLDC में अंतर क्या रह जाएगा अगर दोनों एक ही हो जाएंगे। ओके, ये हमारा रोटेटिंग ट्रांसफार्मर नहीं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नहीं, तो BLDC मोटर जो आपके आजकल न्यू फैन आते हैं जो काफ़ी बिजली कम लेते हैं, तो उसमें BLDC मोटर लगा होता है, तो वो आपका परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर के इक्विवेलेंट होता है। फिर बात करिए स्क्विरल केज मोटर की, रोटर की। ओके, ये सारे क्वेश्चन थोड़े ये एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स लेवल का है, क्योंकि ये पेपर इलेक्ट्रिकल का है, पेपर इलेक्ट्रिकल का था, तो क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के पूछे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं पूछेगा, पर फिर भी जैसे बेसिक मोटर्स का, जनरेटर का, ट्रांसफार्मर, ठीक है, इंडक्शन मशीन, ये सब बेसिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में भी है। ओके, तो ये है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, बाकी तो नहीं। ओके, तो स्क्विरल केज रोटर के अंदर द बार्स आर नॉट प्लेस्ड पैरेलल टू द शाफ्ट, जो बार्स हैं उनको आप पैरेलली शाफ्ट से नहीं रखते हो, ठीक है, नहीं रखते हो, ये शाफ्ट से नहीं रखते हो, बट आर स्क्यूड टू हैव, ठीक है, बट उसकी जगह क्या करके स्क्यूड करके रखते हो, तो ऐसा क्यों, टू हैव यूनिफॉर्म टॉर्क, यूनिफॉर्म टॉर्क को लेने के लिए उनको बार्स को शाफ्ट से स्क्यूड करके रखा जाता है। ओके, जिससे हमें यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है। आगे चलते हैं, फिर ये आपका न्यूमेरिकल आ गया 29 और उसके आगे बढ़ते हैं। ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, तो ये सिंक्रोनस मोटर का है, क्योंकि ये तो इसको छोड़ते हैं, इलेक्ट्रिकल का हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हमारा ये है स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इंक्रीजेज विद, तो इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिप होता है, उसकी वैल्यू एस होती है, तो वो हमारा किसके साथ बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीजेज विद, ये हमें बताना है, तो इंक्रीज इन करंट एंड टॉर्क। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपका जो स्लिप है वो आपका करंट और टॉर्क के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये बढ़ेगा तो ये दोनों भी बढ़ेंगे, स्लिप बढ़ेगा तो करंट टॉर्क भी बढ़ेगा, ये कहने का मतलब है उसका। उसके बाद आते हैं 37 पे, इन अ सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव कन्वर्टर की बात कर रहा है, M2 कनेक्शन, और ये भी आपका एडवांस लेवल का इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन हो गया, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा था तब दिस पीरियड ऑफ कंडक्शन ऑफ ईच थायरिस्टर की बात कर रहा था, तो हमारा पाई होगा केवल, ठीक है, ये याद रखेंगे, सिंपल है कि यहाँ पे पीरियड ऑफ कंडक्शन आपका जो है किसके लिए, आपका ये जो सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर था इसके लिए केवल है पाई। ओके, ओनली पाई। तो आगे करते हैं, यहाँ पे एक बस लेआउट दिख रहे हैं कि यहाँ इस तरीके का पेपर आता है। उसके बाद स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर नॉर्मली डज नॉट डिपेंड ऑन, फिर ये सेकंड क्वेश्चन फिर वही स्लिप के ऊपर ही कि स्लिप ऑफ एन इंडक्शन मोटर किस पे डिपेंड नहीं करता है, नॉर्मली डज नॉट डिपेंड ऑन, रोटर की स्पीड पे करता है, टॉर्क पे करता है, शाफ्ट टॉर्क पे, सिंक्रोनस स्पीड पे करता है, बट आपको किस पे डिपेंड नहीं करता है वो आपको बताना है, तो कोर लॉस कंपोनेंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, स्लिप इस पे डिपेंड आपका नहीं करता है कोर लॉस कंपोनेंट पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 33 का कह रहा है प्रिसाइज फेज कंट्रोल फॉर एन AC लोड, ठीक है, प्रिसाइज फेज कंट्रोल एक AC लोड के लिए पूछा है, कैन बी कंट्रोल्ड बाई या, तो कौन सी डिवाइस है जो हमारा प्रिसाइज फेज कंट्रोल आपका करके देगी, तो आपका ट्रायक जो डिवाइस होती है, ठीक है, ट्रायक अब प्रिसाइज फेज कंट्रोल फॉर एन AC लोड की तरह काम करता है। ओके, ट्रायक। उसके बाद ये क्वेश्चन इजी है, ये आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, थायरिस्टर, ट्रायक, SCR, UJT सारे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। ये कहने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट ये एक कोर सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इसे नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो UJT के बारे में पूछा कि UJT इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, डायरेक्ट बस इतना ही पूछा कि UJT क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है, स्टेप अप चॉपर की बात हो रही है, तो ये पूरा आपका इलेक्ट्रिकल सिलेबस में है, ठीक है, इसी में बिल्कुल नहीं है ये। उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंबाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ BJT एंड मॉसफेट, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि BJT और मॉसफेट को मिला के एक आपका डिवाइस बनता है, मॉडर्न पावर डिवाइस है वो, तो वो डिवाइस का नाम क्या है, तो आपका IGBT, आई थिंक IGBT, ओके, IGBT है, ठीक है, ये क्या है, BJT और प्लस मॉसफेट, इनको मिला के पावर मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस बनता है। इसका मतलब है इंसुलेटेड गेट,
बाइपोलर ट्रांजिस्टर IGBT, तो इंसुलेटेड गेट है इसका नाम, इंसुलेटेड गेट यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, बाइपोलर ट्रांजिस्टर IGBT, तो BJT प्लस मॉसफेट का आपका कॉम्बिनेशन। उसके बाद और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देख रहे हैं, 39 पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंडक्शन मोटर। तो फिर से बात किसकी कर रहा है, इंडक्शन मोटर की। ओके, इंडक्शन मोटर के अंदर क्या पूछना चाह रहा है कि क्या क्या यहाँ पे हमारी बहुत सारे पॉइंट दिए हैं और ऑप्शन में पूछ रहा है आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट ये करेक्ट है, कौन कौन से करेक्ट हैं। तो इंडक्शन मोटर की बात करें तो पावर टू वेट रेशियो यहाँ पे काफ़ी हाई होता है, इस हिसाब से सूटेबल फॉर ऑपरेशन एट हाई वोल्टेज के लिए काम मतलब सही करता है इंडक्शन मोटर। सूटेबल फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए भी इंडक्शन मोटर आपका सही है। और क्या गलत है, पावर कन्वर्टर इज सिंपल एंड इकोनॉमिकल, तो ऐसा नहीं है, पावर कन्वर्टर यहाँ पे अब देखो खुद ही देखो वो हाई वोल्टेज हाई स्पीड ऑपरेशन हर चीज़ के लिए तो सही से काम कर रहा है, तो थोड़ा तो कॉम्प्लेक्स होगा है ना, इकोनॉमिकल भी नहीं होगा। और स्पीड कंट्रोल इज इजी एंड ऑफ लो कॉस्ट, ठीक है, तो इकोनॉमिकल लो कॉस्ट वाले दोनों पॉइंट गलत है और रिलायबिलिटी इसकी अच्छी है काफ़ी। तो ये कुल मिला के इंडक्शन मोटर का जो बेसिक्स है, अगर किसी ने इंडक्शन मोटर सही से पढ़ा है ओके, तो फिर ये क्वेश्चन उसके लिए है, इंडक्शन मोटर के बेसिक्स से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। ओके, इसी तरीके से हमारा सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मोटर्स, ठीक है, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इसका जो बेसिक पॉइंट है कि अच्छा इसमें ये होता है, वो सबको पता होने चाहिए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, पहले 44 देखते हैं, फॉर एन एप्लीकेशन विच रिक्वायर्स स्मूथ, ठीक है, स्मूथ एंड प्रिसाइज कंट्रोल ओवर वाइड रेंज एट लो कॉस्ट, मतलब स्मूथ और प्रिसाइज कंट्रोल भी चाहिए और कॉस्ट भी हमारी काफ़ी हमें कमी रखनी है। और वो कौन सी मोटर ऐसा कर सकती है, तो डीसी मोटर ऐसा कर सकती है, ठीक है, डीसी मोटर सबसे सस्ती मोटर है और स्मूथ और प्रिसाइज कंट्रोल आपको देती है। ओके, केवल डीसी टाइप की मोटर। तो यहाँ पे बाकी जो है ये सारी एसी मोटर्स हैं, ठीक है, ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर, ये सारी इंडक्शन मोटर हैं ज़्यादातर, ये सिंक्रोनस मोटर है, सारी एसी टाइप की मोटर है, केवल आपका ये डीसी वाली मोटर है। तो ये स्मूथ और प्रिसाइज कंट्रोल के लिए एट लो कॉस्ट जो मोटर प्रेफर करते हैं वो डीसी मोटर होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक तो स्लिप पूछ रहा है, स्लिप करस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम टॉर्क, उसको SM लिखा है, और एक आपका मैक्सिमम टॉर्क, मतलब एक वैल्यू है स्लिप की करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, एक खुद मैक्सिमम टॉर्क। अब किसके अंदर बात कर रहा है, इन कांस्टेंट VF स्पीड कंट्रोल ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात हो रही है। इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज फ्रॉम लो वैल्यू टू रेटेड वैल्यू, तो कुल मिला के यहाँ पे किसको बढ़ाने की बात हो रही है, आपका फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की बात हो रही है कि लो वैल्यू से और रेटेड वैल्यू तक बढ़ा दिया, हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क और स्लिप करस्पॉन्डिंग टू दैट टॉर्क में क्या चेंजेस आएगा, तो यहाँ पे क्या है कि टॉर्क तो आपका कांस्टेंट रहेगा, मतलब टॉर्क डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, आपका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे टॉर्क, बट आपका स्लिप जो है वो हमारा घट जाएगा, स्लिप की वैल्यू। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो स्लिप की वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से स्लिप की वैल्यू घट रही है, ठीक है, तो SM आपका डिक्रीजेज, बट जो T मैक्स है टॉर्क है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि 3 फेज किसके अंदर, 3 फेज इंडक्शन मोटर के अंदर आपका स्लिप की जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, और टॉर्क जो आपका है वो कांस्टेंट रहता है, डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेते हैं 45 कि इन एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है, ये फिर से 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात आ गई। यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट V और F था इन स्पीड कंट्रोल ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। यहाँ पे ये एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी टाइप की इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर टाइप्स फॉर कांस्टेंट पावर एप्लीकेशन द स्लिप स्पीड इज, ठीक है, कांस्टेंट पावर एप्लीकेशन आपको चाहिए, तो कांस्टेंट पावर एप्लीकेशन के लिए पूछ रहा है कि वो स्लिप की स्पीड को हमें क्या रखना चाहिए, ठीक है, कांस्टेंट रखना चाहिए। तो अगर आपको कांस्टेंट पावर एप्लीकेशन कराना है तो स्लिप की स्पीड, स्लिप स्पीड को भी आपको कांस्टेंट रखना चाहिए। किसकी बात हो रही है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की। तो देखो बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो बेसिक स्लिप ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है, यहाँ पे क्या रिलेशन है, इस तरीके से पूछता है ये क्वेश्चन, क्योंकि कॉमन सिलेबस के हैं तो ये पूछे जा सकते हैं, पर क्योंकि इलेक्ट्रिकल का पेपर है और इलेक्ट्रिकल में करीब इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में करीब मैं कहूँगा 50 से 60% का सिलेबस तो मैच ही करता है, मोर देन 50%। उसके बाद यहाँ से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं वापस से हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस के, ठीक है, ये हमारा डिजिटल यहाँ से शुरू हो जाता है। पहले इधर देखते हैं 42 कि इन अ नॉन सर्कुलेटिंग करंट मोड डुअल कन्वर्टर, ठीक है, करंट मोड डुअल कन्वर्टर नॉन सर्कुलेटिंग टाइप का। द सर्कुलेटिंग करंट इज अवॉइडेड बाई, सर्कुलेटिंग करंट को हम कैसे अवॉइड करते हैं, बाई कनेक्टिंग अ सीरीज रिएक्टर। ओके, तो सीरीज रिएक्टर को जोड़ के हम सर्कुलेटिंग करंट को अवॉइड कर सकते हैं। तो किसकी बात हो रही है, करंट मोड डुअल कन्वर्टर की, ठीक, कन्वर्टर, ये भी इलेक्ट्रिकल का ही सिलेबस का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि कॉमन सिलेबस का फिट बैठ सकता है। ये एक SCR है, SCR किसको कहते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रजिस्टर को कहते हैं। ये भी एक तरीके का पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन बिकॉज,
तो इसको सिलिकॉन से बनाया जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन हम कह देंगे कि ना तो ये क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक का है, ना तो क्वेश्चन ये SCR का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, बेसिक ये सिलिकॉन और जर्मेनियम के बीच में डिफरेंस को आपको बताना है। सिलिकॉन हैज स्मॉल लीकेज करंट होती है सिलिकॉन की एज कम्पेयर टू जर्मेनियम। चारों ऑप्शन में सिलिकॉन और जर्मेनियम को ही कंपेयर किया है। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि सिलिकॉन हैज लार्ज लीकेज करंट, नहीं ऐसा नहीं होता, उसकी लीकेज करंट स्मॉल होती है सिलिकॉन की, तभी उसको हम SCR के अंदर सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। ना कि इसका नाम ये भी हो सकता है तो GCR जर्मेनियम कंट्रोल रजिस्टर, नहीं, इसका नाम SCR ही होता है क्योंकि सिलिकॉन की लीकेज करंट स्मॉल होती है। फिर यहाँ पे क्या है कि सिलिकॉन है स्मॉल लीकेज वोल्टेज, तो हमें बात करनी है लीकेज करंट की, ठीक है। लीकेज करंट सिलिकॉन की हमारी स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम, इस वजह से SCR में हम मतलब सिलिकॉन को यूज़ करते हैं। अब आते हैं 46 पे। द आउटपुट ऑफ अ लॉजिक गेट इज 1 व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट आर लॉजिक 0। सब सारे के सारे इनपुट आपके लॉजिक 0 होंगे तो आउटपुट 1 होगा। ऐसा कौन कर सकता है? ये एक तो आपका ओके, तो ऐसा कहाँ पे होता है? ऐसा आपका नॉर गेट में होगा। मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, ऐसा आपका एक जगह और हो सकता है, जैसे कि एंड गेट में 0 0 दोगे तो 0 मिलेगा। अगर आप एंड का नैंड कर दोगे तो आपको 0 0 पे 1 मिलेगा। बट यहाँ पे और भी चेंजेस आते हैं। वो कह रहा है कि केवल और केवल आपको 1 तभी मिलना चाहिए जब दोनों 0 दो आप। तो ऐसा आपका कहाँ होता है? ऐसा आपका नॉर गेट में होगा। ओके, जब दोनों 0 दोगे तो आपको 1 मिलेगा। अगर इसके अलावा एक भी 1 कर दोगे तो वो 0 मिल जाएगा। जैसे कि अगर और गेट का हम बनाए भी टेबल, ठीक है, ये और गेट का टेबल है, तो यहाँ पे ये 0 1 1 और 1 देगा। अब और का अगर नॉर कर दोगे तो सारे के सारे आउटपुट चेंज हो जाएंगे, तो केवल एक 1 मिलेगा, बाकी सारे 0 मिलेंगे। और ऐसा हमें चाहिए कि जब सारे लॉजिक 0 तभी हमें 1 मिले। तो ये नॉर गेट हो सकता है और एक्स नॉर भी हो सकता है, दो तरीकों में हो सकता है। ओके, मतलब नॉर तो यहाँ पे होगा ही। फिर बात कर रहा है कि हैमिंग कोड इज केपेबल ऑफ, तो वो डिटेक्ट भी कर सकता है और करेक्ट भी कर सकता है, पर करेक्ट केवल सिंगल बिट एरर को ही कर सकता है। तो ये हैमिंग कोड के बारे में पूछ लिया है। फिर जैसे डी फ्लिप फ्लॉप को हम जे की फ्लिप फ्लॉप कैसे बना सकते हैं? तो जब जे को के बार से आप इक्वल कर देते हो तो यहाँ पे आपका डी फ्लिप फ्लॉप जे के फ्लिप फ्लॉप बन जाता है। जे की फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, ये होती है जे क्यू बार प्लस के बार क्यू। अगर आप यहाँ पे क्या करो कि जे को के बार कर दो तो ये के बार क्यू बार और के बार और क्यू। अब के बार को कॉमन ले लो तो ये आपका क्यू बार प्लस के आ गया, तो ये किसके इक्वल आ गया? ये आपका केवल के बार के इक्वल आ गया, जो कि आपका जे के इक्वल है। तो क्यू एन प्लस 1 किसके इक्वल आ गया? आपका जे के इक्वल बोलो या के बार के इक्वल बोलो, और दोनों एक ही इनपुट है। तो यहाँ पे क्यू एन प्लस 1 किसके आ गया? डी, क्योंकि वो इनपुट डी है। तो देखो ये डी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गई। क्यू एन प्लस 1 हमेशा डी के इक्वल होता है डी के लिए। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके के डिजिटल के क्वेश्चन तो आसान नहीं है। जैसे यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, बट थोड़ा डिस्कस तो कर ही सकते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो पूरे पे आप कॉम्प्लीमेंट कर दो, और जहाँ जहाँ जो जो चेंज हो जाए वो चेंज कर दो। जैसे ये डॉट चेंज हो जाएगा प्लस में, ये डी और ई आपका चेंजेस हो जाएगा डी इंटू ई में, ठीक है, और ये डी बार हो जाएगा और ई के ऊपर से बार हट जाएगा। तो ये पूरा आपको चेंजेस करके लाने हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सी ठीक होगा, ठीक है। ये मैच कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आसान है कि 400 वाट का कैरियर है, तो ये पीसी है आपका 400 वाट, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड की बात कर रहा है, एम दिया 0.75, टोटल पावर पूछा है, तो पीटी इक्वल टू पीसी और 1 प्लस आपका एम स्क्वायर बाई 2। तो पीसी लगा दो 400 वाट और एम को लगा दो 0.75, सॉल्व कर लो तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, 512 वाट आएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं है। और इलेक्ट्रिकल के जो कुछ क्वेश्चन है, तो हमने इलेक्ट्रिकल तो पढ़ी नहीं है, तो उसको थोड़ा कह नहीं सकते, बट फिर भी कुछ ईजी है कुछ हार्ड है। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे के मैप को सॉल्व करना है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा, तो यहाँ पे आपके 4 टर्म आएंगे अलग अलग, फिर उसको आप सॉल्व करके लाओगे तो ये आपका एक टर्म में तो वो फिट बैठ नहीं सकता। ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि ए एक्सॉर बी क्या हो गया, ए बी बार प्लस ए बार बी और एक्सॉर सी के साथ में, तो एक बार ये टर्म हो गया पूरा। ओके, जब इन दोनों का एक्सॉर लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी और इंटू आपका सी बार, एक बार तो ये हो गया, प्लस फिर इंटू सी, और ये आपका पूरे का एक डबल कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ये आपका आ गया। इसका ये मतलब है एक्सॉर का। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो चारों टर्म आएंगे, एक टर्म इसका, एक टर्म इससे, एक टर्म इससे और एक टर्म इससे, तो 4 टर्म आएंगे। 4 टर्म केवल इसी में हो सकते हैं, डी ऑप्शन में, तो ये ठीक हो जाएगा। फिर ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है। एयर फील्ड आपका किसका है, रेक्टेंगुलर वेव गाइड का क्वेश्चन है, उसकी इनर डायमेंशन दिए, वेव इंपेडेंस ये सब दिया है, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरेटिकल पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन है, बट
पहले से आता होगा तो हो जाएगा, वरना नहीं। कि नॉइज टेम्परेचर ऑफ सन इज़ मोर देन, तो सन का नॉइज टेम्परेचर की बात कर रहा है कि कितना होता है या किससे ज़्यादा होगा। तो हमारा जो सबसे हाई वाली वैल्यू है इससे भी ज़्यादा होता है, केल्विन से भी ज़्यादा होता है। ओके, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, मतलब 10 की पावर 5 केल्विन से भी ज़्यादा होता है नॉइज टेम्परेचर आपका सन का। ठीक है, 500 केल्विन तो बहुत कम है, 1000 भी नहीं और 5000 भी नहीं। उसके बाद ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग टाइप, किसकी बात कर रहा है, एनालॉग टू डिजिटल, तो आपका एडीसी की बात कर रहा है। कन्वर्टर फ्रॉम द फॉलोइंग, कौन सा कन्वर्टर आपका इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है, वो भी एडीसी कन्वर्टर। ओके, तो डुअल स्लोप जो होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वो आपका इंटीग्रेटिंग टाइप का होता है, ये याद रखेंगे। ओके, फ्लैश टाइप नहीं, फ्लैश टाइप सबसे फास्ट होता है। ठीक है, ट्रैकिंग भी नहीं और सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं। ठीक है, ये इंटीग्रेटिंग टाइप का हो गया आपका ये वाला डुअल स्लोप। ठीक है, फिर आता है 58 का कैविटी मैग्नेट्रॉन यूजेस। एक कैविटी मैग्नेट्रॉन जो होता है वो स्ट्रैपिंग को यूज़ करता है, किस वजह से, टू प्रिवेंट मोड जंपिंग। ठीक है, स्ट्रैपिंग जो प्रोसेस होती है वो आपके मोड जंपिंग को अवॉइड कर सकती है। ठीक है, स्ट्रैपिंग कैन अवॉइड आपका मोड जंपिंग, इसलिए स्ट्रैपिंग को यूज़ करता है कैविटी मैग्नेट्रॉन। ठीक है, वन लाइनर शॉर्ट सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, 58 हो गया आपका। फिर जैसे ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट एंड गेट पूछ रहा है रिक्वायर्ड टू रियलाइज। तो इसको बनाने के लिए आपके कितने मिनिमम नंबर ऑफ 2 इनपुट, सॉरी नैंड गेट, नैंड यूनिवर्सल गेट है, यहाँ पे हमारे 4 गेट लगेंगे। ओके, इसको जस्टिफाई करके देख लेंगे। उसके बाद 59 पे आते हैं, ये क्वेश्चन बढ़िया है। 53 क्वेश्चन जो है ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, पर ये किसकी बात कर रहा है, आरसी लो पास फिल्टर की बात कर रहा है कि आरसी लो पास फिल्टर में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला होता है। उसके 59 देखते हैं जो आपका एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, सॉरी थ्योरी टाइप क्वेश्चन है। माइक्रोवेव ट्यूब एम्पलीफायर की बात कर रहा है, यूजेज इन एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड एंड रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज ये एक एक्सियल तो मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करता है, ओके, और रेडियल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करता है, रेडियल ई। ये आपका क्या है, तो ये आपका CFA है। ओके, यहाँ पे बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड आपका एक्सियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेडियल है। ओके, ये आपका जैसे देखेंगे तो क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर है। ठीक है, CFA क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, ये आ रहा है CFA बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो आपका एक फॉरवर्ड वेव CFA होता है और एक बैकवर्ड वेव CFA होता है। एक तरीके का माइक्रोवेव एम्पलीफायर है, जो उसका एक पर्टिकुलर डिवाइस का नाम है आपका CFA क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर, जो भी 2 तरीके का होता है, एक फॉरवर्ड वेव और एक बैकवर्ड वेव। ओके, तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये आपका CFA के बारे में बात करी गई थी कि ये CFA मतलब एक्सियल तो उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा और रेडियल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है, ऐसा होता है CFA के अंदर, क्रॉस फील्ड एम्पलीफायर। उसके बाद इधर आते हैं 54 की, वाई सिंक्रोनस ट्रांसमिशन आर प्रेफर्ड मोर। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन हम क्यों करते हैं, ओके, सो इट हैज़ नो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट, नहीं, इट इज़ चीपर देन, ये हमारा चीपर होता है असिंक्रोनस के कंपैरिजन में। इसमें एक ही क्लॉक, मतलब एक क्लॉक है उसको हमने सब में दे दिया। ठीक है, जैसे ये फ्लिप फ्लॉप्स है तो एक क्लॉक को आपने सब फ्लिप फ्लॉप में डाल दिया, इसमें अलग अलग नहीं करते, ये इसका एडवांटेज होता है। ओके, इट इज़ चीपर देन असिंक्रोनस। उसके बाद ये सारे आपके हो गए। उसके बाद आते हैं ये क्वेश्चन, जैसे सर्कुलर वेव गाइड में देखो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, सर्कुलर वेव गाइड का, रेक्टेंगुलर वेव गाइड का, डीजेनरेट का, ओके, और सारे के सारे कि हर तरीके के अलग अलग वेव गाइड में आपका डोमिनेटेड मोड क्या होता है। ओके, तो रेक्टेंगुलर के लिए आपका TE10 हो गया, जैसे सर्कुलर के लिए आपका TE11 होता है, तो ये याद रखेंगे। ओके, रेक्टेंगुलर सॉरी सर्कुलर वेव गाइड के लिए डोमिनेंट मोड आपका TE11, बाकी भी इससे रिलेटेड जो है उनको भी याद कर लेंगे। ये सर्कुलर का था TE11। उसके बाद ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्या हॉलो रेक्टेंगुलर वेव गाइड की बात हो रही है, कांट प्रोपगेट TEM वेव बिकॉज, तो एक हॉलो रेक्टेंगुलर वेव गाइड है बट हॉलो टाइप का, तो वो TEM मोड को, ठीक है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मोड को वो आपका नहीं प्रोपगेट करता है, बिकॉज ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ ओनली वन कंडक्टर, क्योंकि इसमें केवल एक कंडक्टर हमारा है। तो या तो ये TE मोड को कर सकता है प्रोपगेट या TM मोड को कर सकता है, बट TEM मोड को ये नहीं कर सकता। ठीक है, TEM मोड को नहीं कर सकता प्रोपगेट, क्योंकि इसमें केवल एक कंडक्टर होता है। उसके बाद फिर ये आपका ये न्यूमेरिकल हो गया, ये आपका थ्योरी है, द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 3 फेज फीडर। ओके, तो ये आपका भी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, ये फीडर ईडर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में नहीं है, तो इसमें भी पूछ रहा था कि 3 फेज फीडर का प्रोटेक्शन हम कैसे करते हैं। सो जो प्रोटेक्शन होता है किस तरीके का होता है, तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आप यूज़ करते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 3 फेज फीडर। उसके बाद ये तो आपका 68 पे आ जाते हैं, प्रोटेक्शन रिलेज, ये भी सारे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है कि प्रोटेक्शन रिलेज कैन बी डिजाइन टू रेस्पॉन्ड, ठीक है, ऑल ऑफ दीज
वोल्टेज एंड करंट के लिए, टेम्परेचर, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस के लिए, लाइट इंटेंसिटी, इंपेडेंस के लिए। तो प्रोटेक्टिव रिलेज आपके इन सब के संग आपका रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, रेस्पॉन्ड, ठीक है, इन सब के संग रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका, ये भी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है कि आपका डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड बैकअप प्रोडक्शन। दो प्रोडक्शन है हमारी, मेन प्रोडक्शन और बैकअप प्रोडक्शन, उसके बीच में क्या डिफरेंस है, इज प्रोवाइडेड बाय द यूज ऑफ रिलेज विच, ठीक है। तो इसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन हम कैसे करते हैं, बताते कैसे, डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, रिलेज की मदद से। और रिलेज कौन से वाले यूज होते हैं वो हमें बताना, ठीक है, बाय द यूज ऑफ रिलेज विच आपका विच आर स्लो, जो कि स्लो होते हैं। तो यहाँ पे अगर जो रिलेज यूज कर रहे हैं वो आपके स्लो रिलेज होने चाहिए। उसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल मेथड का हो गया, तो ये सिलेबस में है नहीं। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका न्यूमेरिकल मेथड का क्वेश्चन हो गया, ये भी सिलेबस में नहीं है। फिर आते हैं 64 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा करेक्ट है वो हमें बताना है। तो द लाइटनिंग अरेस्टर्स हैव सर्ज डाइवर्टर्स, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है कि लाइटनिंग अरेस्टर के पास सर्ज डाइवर्टर्स होता है हमारा। ओके, ये भी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस का बिल्कुल नहीं है। उसके बाद 65 पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, विच विद द यूज ऑफ हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर, ठीक है, हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर कहाँ यूज करते हैं, ये भी हम इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेबिलिटीज इंक्रीज, तो किसकी स्टेबिलिटी हमारा बढ़ जाती है, तो इसको मैं हाईलाइट से कर देता हूँ कि हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर में अगर आप बात करें तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी जो आपकी ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। हाई स्पीड सर्किट ब्रेकर में ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद ये भी आपका न्यूमेरिकल मेथड का क्वेश्चन है। ओके, फिर आप बात करते हैं इसके 66 की, द आर्किंग कांस्टेंट कॉन्टैक्ट्स इन अ सर्किट ब्रेकर, ठीक है, ये भी सर्किट ब्रेकर का क्वेश्चन है कि आर्किंग कॉन्टैक्ट्स जो होते हैं सर्किट ब्रेकर में वो किससे मिलके बने होते हैं आपके। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका कॉपर टंगस्टन एलॉय के होते हैं, ठीक है। तो आर्किंग कॉन्टैक्ट्स जो सर्किट ब्रेकर के अंदर होते हैं वो आपके कॉपर टंगस्टन एलॉय के होते हैं। उसके बाद फिर इधर आ जाते हैं, तो ये भी आपका ये न्यूमेरिकल हो गया। ये किसका हो गया, ये मटेरियल का हो गया। ये मटेरियल आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में अगर बात करें यूपीपीएससी में, ठीक है, पॉलिटेक्निक लेक्चरर उसमें नहीं है। बाकी ये आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा जाता है, जा सकता है। ओके, और अब आगे बात करते हैं, ये तो आपका न्यूमेरिकल हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या, ये फार्मूला और थ्योरी टाइप का हो गया कि इन अ 3 स्टैक 12/8 पोल वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर, ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है कि 3 स्टैक 12/8 पोल वेरिएबल रिएक्टेंस मोटर के पास रोटर पोल पिच इज, इसका रोटर पोल पिच पूछ रहा है कि रोटर पोल पिच कितना होता है, तो 45 डिग्री होता है, ठीक है। रोटर पोल पिच 12/8 पोल वेरिएबल आपका ये रिएक्टेंस मोटर की अगर बात कर रहा है तो रोटर पोल पिच कितना होगा, 45 डिग्री होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन अच्छा है 73, द क्रिटिकल फील्ड नीडेड टू डिस्ट्रॉय सुपर कंडक्टिविटी। तो क्रिटिकल फील्ड हमें कितनी चाहिए डिस्ट्रॉय करने के लिए सुपर कंडक्टिविटी को, तो वो हमें बताना है। तो इसका फार्मूला होगा H0 आपका 1 माइनस ये T0, एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा और एक आपका T0 होगा, ये क्रिटिकल टेम्परेचर ये TC, तो H0 इंटू 1 माइनस T0 अपॉन TC का होल स्क्वायर। तो इतना आपको क्रिटिकल फील्ड चाहिए, तो आपका जो सुपर कंडक्टिविटी है जो पहले से है तो वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। ये डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन है कि फार्मूला आपको से पूछा है। उसके बाद ये बात कर रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर की, द कंडीशन ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर एट नो लोड, ठीक है, कोई लोड नहीं है, रिजेंबल्स दोज ऑफ अ ट्रांसफार्मर वो सेकेंडरी। तो एक 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है, बट कौन सी 3 फेज इंडक्शन मोटर जिसमें कोई लोड नहीं जुड़ा। और इसी तरीके से बात कर रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर जिसका सेकेंडरी शॉर्ट्स ओपन सर्किटेड कर दिया हो, जैसा कि ये कहना चाह रहा है कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ओके, अगर इसमें आपका नो लोड कर दो, नो लोड की कंडीशन को डाल दो, तो ये कहना चाह रहा है कि ये किसके इक्वल है, ये एक ट्रांसफार्मर के इक्वल है, ट्रांसफार्मर जिसका सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन सर्किटेड हो। तो ये दोनों एक ही है। अगर आप 3 फेज इंडक्शन मोटर में लोड हटा दो, नो लोड कर दो और एक ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन सर्किट कर दो, तो दोनों एक ही बात हुई। इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट 80 पे, द टॉर्क एंगल। टॉर्क एंगल आपका ये डेल से करके बोला है, इज द एंगल बिटवीन, ये टॉर्क एंगल किसके बीच में होता है, तो आपका रोटर फील्ड एक्सिस और रिजल्टेंट फील्ड एक्सिस के बीच में आपका ये टॉर्क एंगल होता है। ओके, रोटर फील्ड एक्सिस और रिजल्टेंट फील्ड एक्सिस, तो ये याद रखेंगे टॉर्क एंगल, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। टॉर्क एंगल को ये डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया, तो रोटर और रिजल्टेंट फील्ड एक्सिस के बीच में। उसके बाद कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं या माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हैं, उसका है द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की इंस्ट्रक्शन हमारी रोम में होती है, रीड ओनली मेमोरी चिप,
ओके जो हार्ड डिस्क होती है आपकी कंप्यूटर की, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। रैम तो आपका टेम्प्रेरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, सीडी रोम में नहीं होगी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी चिप में होगी, जो हार्ड डिस्क आपकी हो गई। उसके बाद आता है कि व्हेन मेमोरी राइट और इनपुट आउटपुट रीड आर एक्टिव, जब मेमोरी राइट की बात कर रहे हैं या फिर इनपुट आउटपुट रीड, ठीक है, मेमोरी राइट और इनपुट आउटपुट रीड एक्टिव होंगे, डाटा रिमेन्स आउटपुट ऑफ द प्रोसेसर, तो डाटा प्रोसेसर के बाहर रहेगा। इस तरीके का ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा मतलब इसमें लैंग्वेज वाला इंपॉर्टेंस है कि मेमोरी राइट, एक तो ये चीज़ है मेमोरी राइट, एक है इनपुट आउटपुट रीड, ये दो अलग अलग स्टेटस है, अगर ये दोनों एक्टिव हैं, वन हाई है वन वन है, ओके, मेमोरी राइट और इनपुट आउटपुट रीड, तो जो डेटा होगा वो आपके प्रोसेसर के बाहर रहेगा, हमें ये याद रखना है इसमें। उसके बाद आता है 76 कि वायर परफॉर्मिंग रीड ऑपरेशन वन मस्ट टेकन या टेक केयर दैट मच करंट शुड नॉट बी, ठीक है, जब रीड ऑपरेशन आप कर रहे हो तो मच करंट, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, सोर्स्ड और सिंक फ्रॉम द डेटा लाइन, तो ज़्यादा करंट डेटा लाइन से ना तो सोर्स होनी चाहिए और ना ही सिंक होनी चाहिए, ये हमें याद रखना है, ठीक है। नॉट बी आपका सोर्स्ड और सिंक, किसकी बात कर रहा है, करंट की बात कर रहा है, जब आप रीड ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जब आप रीड कर रहे हो। उसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, ये न्यूमेरिकल हो गया, और ये बात कर रहा है इन केस ऑफ एयर गैप इन एन इंडक्शन मोटर, ठीक है, इंडक्शन मोटर की बात कर रहा है। इंडक्शन मोटर के बीचों बीच में यहाँ पे हमने कोई डायलेक्ट्रिक ना डाल के, डायलेक्ट्रिक नहीं है, एयर है, केवल एयर गैप है, ठीक है, और अगर उस एयर गैप को और ज़्यादा हमने बढ़ा दिया तो हमारा क्या होगा, तो पावर फैक्टर हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो पावर फैक्टर हम कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर के अंदर, ठीक है, पावर फैक्टर आपका एयर गैप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर एयर गैप को बढ़ा रहे हैं तो पावर फैक्टर आपका ये डिक्रीज हो रहा है। ओके, पावर फैक्टर आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एयर गैप के, किसके अंदर, इंडक्शन मोटर के अंदर। फिर ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, और ये आपका क्वेश्चन है इन अ सिंगल फेज फुली कंट्रोल्ड ब्रिज रेक्टिफायर, एक ब्रिज टाइप का रेक्टिफायर है बट एसी इसमें यहाँ पे बीच में डाल दिया, एसी टाइप का, तो यहाँ पे सिंगल फेज की बात करती है इसलिए एसी की बात हो गई, ठीक है, सिंगल फेज थ्री फेज सब एसी में आ जाता है। फुली कंट्रोल्ड है ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ पे क्या कह रहा है था, आउटपुट लोड करंट आई इज रिपल फ्री, आउटपुट लोड करंट रिपल फ्री है। रिपल का क्या मतलब होता है कि एसी कितना कंपोनेंट है, ओके, रिपल प्रेजेंट होने का मतलब है कि जैसे इनपुट में तो एसी है ही, आउटपुट में हाउ मच एसी प्रेजेंट अपॉन डीसी, तो अगर इसका रेशियो निकालते हो तो आप रिपल का रेशियो निकालते हो, मतलब जितना ये कम होगा उतना ही अच्छी बात है, उतना ही एसी कंपोनेंट आपका कम होगा जो आउटपुट मिला, ये आउटपुट साइड है। तो वो कह रहा है कि आई इज रिपल फ्री, द आरएमएस वैल्यू ऑफ सोर्स करंट विल बी, तो सोर्स करंट की आरएमएस वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो अगर सोर्स करंट की आरएमएस वैल्यू केवल आई है तभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर रिपल बिल्कुल भी ना हो, ओके, तो ये बिल्कुल आई होनी चाहिए, तो हमारा आई रिपल फ्री हो जाएगी आउटपुट साइड में, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। इनपुट अगर सोर्स करंट की वैल्यू, उसकी सोर्स करंट की आरएमएस वैल्यू अगर आई है तो हमारी जो आई का लोड करंट होगी वो रिपल फ्री हो जाएगी आउटपुट साइड में, ओके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इन अ कम्यूटेशन सर्किट यूज टू टर्न ऑफ एन एससीआर, ठीक है, एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रजिस्टर हमने पहली बात कर ली, तो उसको टर्न ऑफ करने के लिए सेटिस्फैक्ट्री टर्न ऑफ इज ऑब्टेन्ड, हमें मिला, सेटिस्फैक्ट्री टर्न ऑफ मिलेगा, ओके। हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक एससीआर है, उसमें कम्यूटेशन सर्किट को यूज किया और उसकी मदद से उस एससीआर को हमने क्या किया, टर्न ऑफ कर दिया। अब उस टर्न ऑफ के सेटिस्फैक्ट्री होने के लिए हमें क्या कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तो सर्किट का टर्न ऑफ टाइम ज़्यादा होना चाहिए डिवाइस के टर्न ऑफ टाइम से, मतलब जो डिवाइस का इसका टर्न ऑफ टाइम है एससीआर का, तो सर्किट जो हमने बनाया उसका टर्न ऑफ टाइम और ज़्यादा होना चाहिए, ओके, इंक्रीज होना चाहिए, तो हमारे ये सेटिस्फैक्ट्री टर्न ऑफ हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 89 की कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू डीसी ड्राइव, ये डीसी ड्राइव की बात कर रहा है, तो ये भी हमारा इलेक्ट्रिकल का पार्ट हो गया, ओके। यहाँ पे पूछ लिया कि आउट ऑफ दीज स्टेटमेंट कौन कौन से हमारे सही हैं, तो हमारा 1, 2 और 4 सही है। एक तो क्या है कि वाइड रेंज स्पीड कंट्रोल रेंज होती है डीसी ड्राइव्स की, और क्या होता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा है, डीसी ड्राइव्स की, तो वाइड स्पीड कंट्रोल रेंज होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, और आपका फास्ट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है, हाई पावर टू वेट रेशियो नहीं होता, और नो लिमिट ऑन हाई, ठीक है, ये सब नहीं होता, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये वैसे भी मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड, ये इलेक्ट्रिकल का ही क्वेश्चन है, क्योंकि ड्राइव्स आपके कॉमन सिलेबस में नहीं है, मतलब जो इलेक्ट्रिकल का सिलेबस इलेक्ट्रॉनिक्स में है भी बट उसमें ये नहीं है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे ट्राइक की, ट्राइक हमने ऊपर एक क्वेश्चन में भी दिखा था कि ट्राइक इज अ, देखो डायरेक्टली ही पूछ लिया कि ट्राइक इज अ, ट्राइक क्या है आपका, तो ट्राइक के नाम से आ रहा है एक 3 टर्मिनल का
और बाई डायरेक्शनल स्विच है। स्विच मतलब स्विच किससे बनता है? स्विच आपका ट्रांजिस्टर से बनता है, ट्रांजिस्टर आपका एज ए स्विच काम कर सकता है। ओके, तो ट्रांजिस्टर का ही पार्ट है, तो एक बाई 3 टर्मिनल और बाई डायरेक्शनल है, ये याद रखेंगे कि बाई डायरेक्शनल स्विच है आपका। और 3 टर्मिनल का तो हो गई थी, 2 टर्मिनल वाले तो दोनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे। उसके बाद फिर ये आपका न्यूमेरिकल आ गया और ये भी आपका न्यूमेरिकल आ गया। ये सब चॉपर ऑपर के क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे थायरिस्टर्स की बात कर रहा है कि 2 थायरिस्टर्स ऑफ सेम रेटिंग, ठीक है, एंड सेम स्पेसिफिकेशन। थायरिस्टर है सेम रेटिंग के हैं और सेम ही स्पेसिफिकेशन है, तो उनके अंदर पूछ रहा है कि मे हैव इक्वल और अनइक्वल टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ पीरियड, मतलब उनका टर्न ऑन और टर्न ऑफ पीरियड की बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि भले ही उनकी रेटिंग और स्पेसिफिकेशन सेम हो, पर उनका टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ पीरियड सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। मे हैव इक्वल और अनइक्वल दोनों बात है कि मे हैव इक्वल और अनइक्वल टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम, ठीक है, थायरिस्टर की बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप बात आ रही है कि इन्वर्टर चॉपर की, तो ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिकल है, इसको लीव कर देते हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे तो डायरेक्ट क्या पूछ रहा था आपका, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछा उसने जेके फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है, ये तो बहुत ईजी डायरेक्ट फार्मूले पे है। उसके बाद जैसे ये है पीओएस फॉर्म ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन इज सूटेबल फॉर सर्किट इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग, तो पीओएस हमारा किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे से काम करता है? तो पीओएस जो आपका है वो आपका नॉर का होता है, और जो आपका स्टैंडर्ड होता है एसओपी, ठीक है, एसओपी सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड है, उसमें आप वो नैंड को यूज़ करते हो। ओके, उसको सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा भी जा सकता है दोबारा से भी। ओके, जैसे कहते हैं कि एसओपी आपका नैंड का फ्रेंड है और पीओएस आपका बेस्ट फ्रेंड किसका? नॉर का है। जैसे कि अगर आपको नॉर गेट से इंप्लीमेंट करना हो किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को, सर्किट बनाना हो, तो आप उसमें उस एक्सप्रेशन को पहले पीओएस फॉर्म में चेंज करो। अगर वो पीओएस में नहीं है तो, पीओएस में है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप पीओएस में चेंज करो, फिर उसको आप नॉर गेट से बनाओ। अगर कोई एक्सप्रेशन आपको एसओपी फॉर्म में दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि आपका ये जो फॉर्म है ये एसओपी फॉर्म ही है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है और ये इनका फाइनली सम है, तो एसओपी फॉर्म में है, तो इसको अगर आपको इंप्लीमेंट करना हो तो आप नैंड गेट के थ्रू आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो, पर नॉर के थ्रू नहीं कर सकते, ये कहने का मतलब है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं 192 पे कि द कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव, ठीक है, ये भी फिर से इलेक्ट्रिकल सिलेबस का ही आ गया कि इलेक्ट्रिक ड्राइव अगर आपको चूज करनी है फॉर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन, तो उसका कंसिडरेशन इन्वॉल्व मतलब उसके सिलेक्शन में क्या चीज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए, तो सारी की सारी, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, स्टार्टिंग नेचर, स्पीड कंट्रोल, रेंज एंड इट्स नेचर, ये तीनों की तीनों चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होनी चाहिए आपके डिसीजन लेने में कि आप कौन सी इलेक्ट्रिक ड्राइव को चूज करना चाहते हो या चूज करोगे। ओके, उसके बाद आता है ये आपका क्वेश्चन, ये मैं तो कहूँगा ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आता है आपका 93 अ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है बट सिंगल फेज टाइप का, मतलब एसी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। सर्किट हैज फ्री व्हीलिंग डायोड, इसके पास में एक फ्री व्हीलिंग डायोड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर पढ़ते हैं वहाँ पे ये फ्री व्हीलिंग डायोड और ये सब नहीं पढ़ते। द फ्री व्हीलिंग डायोड विल कंडक्ट ओनली इफ, तो फ्री व्हीलिंग डायोड विल कंडक्ट ओनली इफ कब कंडक्ट करेगा? जब आपका ये कंडीशन फुलफिल होगी। ओके, लोड इज प्योरली इंडक्टिव और कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड एयर, तो ये आपका फ्री व्हीलिंग डायोड केवल तभी कंडक्ट करेगा या तो प्योरली इंडक्टिव हो या कॉम्बिनेशन ऑफ आर और एल का हो, मतलब एल तो हो ही और सी बिल्कुल ना हो, उसमें कैपेसिटर कोई भी ना हो, ठीक है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है प्योरली इंडक्टिव और आपका कॉम्बिनेशन ऑफ आर एल दोनों होने चाहिए, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इंडिविजुअली अगर पूछा जाए तो ऑप्शन बी भी ठीक है और सी भी ठीक है और डी तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। तो अगर फ्री व्हीलिंग डायोड की बात कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई विल से, ओके, फ्री व्हीलिंग डायोड की बात कर रहे हैं तो ये दोनों ऑप्शन आपके ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। उसके बाद आपका 99 सॉल्व हो जाएगा। ओके, मैं मक्स दिया है, मैं ये एफ पूछा है कि एफ किसके इक्वल होगा, द आउटपुट एफ, तो यहाँ पे देखो ये 0 हो गया। देखो इसमें क्या किया, क्वेश्चन को कहीं से कॉपी पेस्ट किया बट आधा अधूरा कर दिया है। ये S1 और S0 क्या होंगे, X और Y होने चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो मक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। इसका क्या मतलब होता है, आप यहाँ से सिलेक्ट लाइन में करते हो। देखिए सिलेक्ट लाइन के 4 ऑप्शन है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। इसका मतलब है 0 1 2 3। अगर आपने सिलेक्ट लाइन में 0 1 डाला हुआ है तो यहाँ से जो 1 पे हमारा इनपुट जा रहा है उसी को आप फॉरवर्ड कर दो, इसका ये कहने का मतलब है। ओके, ये चीज़ है। तो केवल 0 के लिए, मतलब ये अगर ये एक्स वाई है 0 और 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स बार वाई बार, ये क्या हो जाएगा एक्स बार वाई, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई बार और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई। ओके, तो ये चीज़ है,
तो अगर आपका केवल ये है तो ये 0 0 के लिए आपका कोई भी, क्योंकि ग्राउंड है तो आगे आउटपुट नहीं जाएगा। तो आप इसको एक्सपेंड करके लिखो इस तरह के क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे कि 0 के लिए तो ये कट हो गया, अब x बार y मतलब 0 1 के लिए, 1 के लिए ये तो क्या किया इन्होंने, तीनों को ऐसे शॉर्ट कर दिया है कि VCC मतलब 1 हाई इनपुट, ओके। तो ये आपको तीनों का सम मिलेगा आउटपुट में, ओके। इसमें भी 1 मल्टीप्लाई, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, तो ये मिलेगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये आपका हो गया x बार y, फिर x y बार और प्लस x y। अब इसमें देखो कहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, ये आपका x बार y है और ये x y बार है। अगर आप यहाँ पे x कॉमन लो इन दोनों में तो ये y प्लस y बार हो जाएगा, तो वो क्या दे देगा, वो 1 दे देगा। y प्लस y बार आपको 1 दे देगा, ये 1 हो गया। ये क्या हो गया, x बार y। तो देखो x बार y प्लस y, ओके। इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, ये क्या है, x बार y प्लस आपका x। इसको फिर फर्दर सॉल्व कर लेंगे। देखो इसमें क्या डाल दो अलग से, अभी हमारा कोई भी ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है। इसमें अगर आप 1 प्लस वाई डाल देते हो, ओके, फिर आप सॉल्व करो तो ये क्या हो गया, x बार y प्लस एक्स वाई, ओके। अब इसमें से क्या करो, इसमें से पहले और तीसरे में से y को कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा, x बार प्लस x और प्लस x। तो देखो फिर से ये आपका 1 हो गया, x बार प्लस x, और देखो क्या बचा, x प्लस वाई बचा ओनली। और देखो ऑप्शन क्या है आपका, बी ऑप्शन है, x प्लस वाई। तो देखो इस तरीके से सॉल्व किया, तो ये डिजिटल का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ पीक कैपेसिटर वोल्टेज इन केस ऑफ करंट कम्यूटेड चॉपर सर्किट, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूले वाइज क्वेश्चन है, बड़ी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। चॉपर हमारा कॉमन सिलेबस में नहीं है। कॉमन सिलेबस में क्या है, बहुत बेसिक इलेक्ट्रिकल का पार्ट, जैसे कि ट्रांसफार्मर का बेसिक, इंडक्शन मशीन का बेसिक, सिंक्रोनस मशीन का बेसिक, ओके। फिर भी इसका यहाँ पे वोल्टेज की अगर बात करा, पीक कैपेसिटर वोल्टेज आपका VS प्लस I0 रूट L/C के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है, 94। उसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पे बूलियन फंक्शन a प्लस BC दिया है, तो ये किसका रिड्यूस फॉर्म है आपको ये बताना। तो ये a प्लस बी और a प्लस सी का रिड्यूस फॉर्म है, ओके। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, मैं कहूँगा a प्लस BC, ओके। ये देखो ये इसमें भी ऐड हो जाएगा और ये इसके संग भी ऐड हो जाएगा, तो a प्लस बी और a प्लस सी और दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो इसका ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। देखो देखने से आप इसको मैच नहीं कर सकते कि a प्लस बी सी और a प्लस बी और ये इसके इक्वल कैसे होगा। जब इसको सॉल्व करोगे, देखो a और a को मल्टीप्लाई कर दोगे, ये तो केवल a दे देगा, और b और c को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये bc दे देगा। तो ये तो चलो ठीक है कि b ये आ गया। अब इसके अलावा और क्या आएगा, इसके अलावा आपका a इंटू बी आएगा, और इसके अलावा आपका क्या आएगा, a इंटू सी आएगा। फिर इसमें आप क्या करोगे, a को कॉमन ले लोगे, तो ये क्या बन जाएगा, इन तीनों में इसमें आप a को कॉमन ले लोगे, तो ये आपका a और फिर 1 प्लस बी प्लस सी, और 1 प्लस कुछ भी होता है, 1 के संग कुछ भी ऐड होता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो फिर आपका सॉल्व होकर यही आ जाएगा, ओके। ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो गया, ओके। तो ये तो न्यूमेरिकल हो गया। ये देखते हैं 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहेरेंटली कांस्टेंट टॉर्क मोटर। तो इसमें से इनहेरेंटली कौन सा हमारा कांस्टेंट टॉर्क मोटर नहीं होता है, वो हमें बताना है कि कौन सा नहीं होता है। तो सबसे सिंपल जो है आपका डीसी सीरीज मोटर इज नॉट कांस्टेंट टॉर्क मोटर। बाकी आपका डीसी शंट मोटर इनहेरेंटली कांस्टेंट टॉर्क मोटर हो सकता है, और ये तो हो ही सकते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और ये। तो डीसी वो भी सीरीज मोटर आपका जो सबसे बेसिक टाइप है। डीसी शंट मोटर क्या है कि डीसी मोटर को आप पैरेलल में लगा रहे हैं, तो ये आपका डीसी सीरीज मोटर कांस्टेंट टॉर्क मोटर आपका नहीं होता है। उसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, और ये भी न्यूमेरिकल। ये कहाँ से आया, देखो डैक जो है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में, ये भी डैक का क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपका डैक के कॉपी किए हैं। फिर बात करते हैं, ये तो हमने उधर देख ही लिया था, सेट इक्वेशन ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप का करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हमसे पूछा था, ओके। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, ये हो जाएगा, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, रिपल काउंटर की बात करा। रिपल काउंटर मतलब आपका असिंक्रोनस काउंटर। स्पीड इज लिमिटेड बाय द प्रोपगेशन डिले ऑफ, तो इसकी स्पीड किसकी वजह से लिमिटेड होती है, तो प्रोपगेशन डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप। मतलब क्या है ना कि यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो आपका दूसरे की क्लॉक बनेगा, फिर आपका इससे जो निकलेगा वो तीसरे की क्लॉक बनेगा। यहाँ पे क्लॉक है, ये आपका असिंक्रोनस टाइप का फ्लिप फ्लॉप है, जिसको हम रिपल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं, रिपल काउंटर भी कहते हैं, असिंक्रोनस काउंटर। सिंक्रोनस काउंटर अलग होगा, अगर होगा जैसे ये सिंक्रोनस काउंटर है, तो यहाँ पे आपने ये क्लॉक दी और फिर इसी क्लॉक को उठा के आपने यहाँ पे भी डाल दिया और यहाँ पे भी सेम क्लॉक। तो यहाँ पे जो प्रोपगेशन डिले होगा वो केवल एक आपका जो फ्लिप फ्लॉप है उसके, मान लो कि दोनों केस में आपका प्रोपगेशन डिले फ्लॉप का 10 माइक्रोसेकंड दिया है।
अगर उसी 10 माइक्रोसेकंड को लेके यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल डिले क्या होगा, तो वो आपका 30 माइक्रोसेकंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तीनों का जुड़ेगा, क्योंकि जब इससे 10 माइक्रोसेकंड बाद जब आउटपुट इससे निकलेगा तब इसमें जाएगा, फिर ये भी 10 माइक्रोसेकंड खाएगा तब इसमें जाएगा। बट यहाँ पे क्योंकि एक ही क्लॉक जा रही है, तो इसका जो टोटल आपका डिले होगा वो केवल 10 माइक्रोसेकंड ही होगा, मतलब वो इक्वल टू डिले ऑफ 1 फ्लिप फ्लॉप। और यहाँ पे जितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे रिपल काउंटर या फिर असिंक्रोनस काउंटर में, उतने सबका ऐड होके मिलेगा। तो बाय प्रोपगेशन डिले लिमिटेड बाय द प्रोपगेशन डिले ऑफ ईच फ्लिप फ्लॉप, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईच सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप का। फिर बात करते हैं 108 की, कि फॉर बेस्ट लो लेवल नॉइज परफॉर्मेंस। ठीक है, बेस्ट लो लेवल नॉइज परफॉर्मेंस के लिए एक्स बैंड, इन द एक्स बैंड एन एम्पलीफायर शुड यूज। तो कौन सा एम्पलीफायर हम यूज करना चाहिए? ठीक है, तो हमें एक स्टेप रिकवरी डायोड एम्पलीफायर या डायोड यूज करना चाहिए। ठीक है, एम्पलीफायर को कौन सा डायोड यूज करना चाहिए? सारे डायोड दिए हैं। ठीक है, बीजेटी तो अलग ही, बाइपोलराइजेशन, गन डायोड, स्टेप रिकवरी डायोड, एम्पेड। तो एक्स बैंड के लिए एम्पलीफायर को हमें स्टेप रिकवरी डायोड को यूज करना चाहिए। उसके बाद एलियासिंग की बात करी कि व्हेन एलियासिंग टेक्स प्लेस, तो सैम्पलिंग सिग्नल्स हमारे लेस देन नाइक्विस्ट रेट होते हैं। ठीक है, अगर नाइक्विस्ट रेट से ग्रेटर होंगे तो वो तो हमारी डिमांड ही है कि हमारे सैम्पलिंग सिग्नल अच्छी सैम्पलिंग के लिए नाइक्विस्ट रेट से ज़्यादा हो। तो अगर वो कम हो जाएंगे तो हमारा एलियासिंग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या नहीं हो, मतलब किस किस से दिक्कत नहीं होगी? मोर देन से कोई दिक्कत नहीं होगी, इक्वल से भी नहीं दिक्कत होगी, सैम्पलिंग सिग्नल्स एट अ रेट विच इज़ ट्वाइस। ठीक है, ये तो प्रेफरेबल होता है ये ट्वाइस वाला। लेस देन वाले केस में आपका दिक्कत हो जाएगी। ओके, फिर ये आपका 109 के कह रहा है, ये भी थ्योरी और फार्मूला टाइप का क्वेश्चन है। लॉसलेस लाइन की बात कर रहा है, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस जिसका Z0 इज टर्मिनेट बाय अ प्योर रिएक्टेंस, इससे उसको टर्मिनेट किया प्योर रिएक्टेंस से। वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो हमसे पूछा है इसका, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से कनेक्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी आंसर है। मतलब इससे क्या कह सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि अगर कभी भी किसी को शॉर्ट करते हैं, हम टर्मिनेट करते हैं प्योर रिएक्टेंस एक लॉसलेस लाइन को, तो वो आपका उसका VSWR आपका वो इन्फिनिटी ही देगा। तो ये कनेक्ट करने वाली बात है। तो इसको ये फार्मूले टाइप का क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, थ्योरी भी बोल सकते हैं, और न्यूमेरिकल टाइप का भी है ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात क्या हो रही है हमारी, कि 110 की बात हो रही है कि इन अ कलर टीवी रिसीवर, एक कलर टीवी रिसीवर की बात कर रहा है कि द वैरेक्टर डायोड इज यूज फॉर, इसके अंदर वैरेक्टर डायोड का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए? ट्यूनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, कलर टीवी रिसीवर के अंदर वैरेक्टर डायोड को ट्यूनिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, फिर आते हैं 111 पे, FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज एन एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू कंबाइन। तो FDM से किस किस को कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एनालॉग एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, तो इससे हम एनालॉग सिग्नल्स को ही कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात एनालॉग सिग्नल हो गया। उसके बाद ये क्या है, ये आपका एक किस तरीके का क्वेश्चन है, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन तो है तो न्यूमेरिकल, बट बहुत ईजी है। यहाँ पे कुल मिला के बात हो रही है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ एनवेलप दी हैं, तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है आपका मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मतलब 3 - 1 और अपॉन 3 + 1। तो ये आपका क्या दे देगा 2/4, ये क्या दे देगा आपका 1/2, ये क्या दे देगा 0.5। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ गया, देखो बी ऑप्शन, तो कुछ भी नहीं था इसके अंदर, 0.5 दे देगा आपका आंसर। उसके बाद बात करते हैं पहले 112 की, लार्ज इंटरनल फॉल्ट्स इन अ ट्रांसफार्मर आर प्रोटेक्टेड बाई। तो ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, ट्रांसफार्मर के अंदर अगर लार्ज इंटरनल फॉल्ट होते हैं तो उन फॉल्ट को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? तो बाय द यूज ऑफ मर्ज प्राइस परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो एक तरीके की प्रोटेक्शन है जिसका नाम क्या है, मर्ज प्राइस। ठीक है, परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, इसकी मदद से हम लार्ज इंटरनल फॉल्ट्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस होने पर ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है 106 के, ये फॉर्मूले टाइप का क्वेश्चन है कि द क्यू फैक्टर ऑफ एन वेव गाइड रेजोनेटर इज गिवन बाई। ठीक है, क्यू फैक्टर पूछ रहा है एक वेव गाइड रेजोनेटर का, तो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि एक वेव गाइड रेजोनेटर का क्यू फैक्टर हमारा किसके इक्वल होगा? तो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू ω0, जहाँ पे ω0 आपका क्या है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, अपॉन ω_L। ये कैसे आपका क्या है, U इज एनर्जी स्टोरेज और ω_L आपका पावर लॉस है, ω_L। ओके, इसको इससे लेते हैं, तो ये आपका ω0 इंटू U अपॉन ω_L, मतलब रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और इंटू आपका एनर्जी स्टोरेज है U और अपॉन पावर लॉस। तो ये आपका क्या है, क्यू फैक्टर वेव गाइड रेजोनेटर का, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ये तो आपका हो गया लार्ज इंटरनल फॉल्ट ट्रांसफार्मर का हम कैसे रोक सकते हैं, मर्ज प्राइस परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन से। उसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हुए आगे चलते हैं। फिर ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आता है ये आपका आइडियल सर्किट ब्रेकर की बात कर रहा है। ये सर्किट ब्रेकर भी आपका इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आ जाता है, बट ठीक है यहाँ पे पूछ रहा है तो देख लेते हैं कि आइडियल सर्किट ब्रेकर
क्या ऑफर करे, क्या ऑफर करना चाहिए, एक आइडियल सर्किट ब्रेकर को क्या ऑफर करना चाहिए वो हमें बताना है। तो जीरो एंड इन्फिनाइट इम्पिडेंसेस बिफोर एंड आफ्टर आर्क इंटरप्शन रेस्पेक्टिवली। तो इम्पिडेंसेस जो हैं आपके, ये कह रहा है कि बिफोर आपका जीरो होना चाहिए और आफ्टर आपका इन्फिनाइट होना चाहिए, ठीक है, आफ्टर आर्क इंटरप्शन रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले जीरो और बाद में आर्क इंटरप्शन के पहले और बाद। कुल मिला के बाद क्या है कि आर्क इंटरप्शन के पहले, ठीक है, पहले आपका जीरो और इसके बाद में आपका इन्फिनाइट इम्पिडेंस होना चाहिए इस आइडियल सर्किट ब्रेकर के पास। नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल है, ये आपका न्यूटन ऑप्शन आ गया न्यूमेरिकल मेथड का, और ये क्या है, ये भी न्यूमेरिकल मेथड का पर थ्योरी है कि द पॉइंट्स वेयर न्यूटन ऑप्शन मेथड फेल्स, तो उन पॉइंट को हम क्या कहलाते हैं, स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, कि जहाँ पे आपका न्यूटन ऑप्शन मेथड फेल हो जाता है वो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं। उसके बाद आपका ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये रिएक्टिव कंपेंसेटर, ये भी आपका इलेक्ट्रिकल का ही मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, कौन सा आपका डायमैग्नेटिक है, तो आपका आयरन है, सॉरी कॉपर है, आयरन तो है नहीं, निकल और एल्युमिनियम भी नहीं है, तो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है, कॉपर। यहाँ पे केवल डायरेक्ट पूछा था। उसके बाद और आगे चलते हैं, यहाँ पे बात कर रहा है द मोस्ट एफिशिएंट टॉर्क प्रोड्यूसिंग एक्चुएटिंग स्ट्रक्चर फॉर द इंडक्शन टाइप रिलेज, तो रिले का क्वेश्चन, ये भी इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, पर यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडक्शन टाइप रिले के लिए सबसे अच्छा मोस्ट एफिशिएंट टॉर्क प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर आपका कौन सा है वो हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा शेडेड पोल स्ट्रक्चर है, ये याद रखेंगे। तो सबसे अच्छा टॉर्क प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करें इंडक्शन टाइप रिले के लिए तो आपका शेडेड पोल स्ट्रक्चर हो गया। फिर यहाँ पे बात करते हैं द स्ट्रक्चर सेंसिटिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर की बात कर रहा है कि सुपर कंडक्टर की स्ट्रक्चर सेंसिटिव प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है, तो वो हमारा क्रिटिकल करंट डेंसिटी है, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर सेंसिटिव प्रॉपर्टी है सुपर कंडक्टर की, क्रिटिकल करंट डेंसिटी 123। उसके बाद फिर ये आपका 124 है कि टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है -17 का, पहले आप -17 को लिखो, फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लो, फिर से उसको मतलब पहले आप -17 को बाइनरी में लिखो, फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिखो, फिर आपका आंसर आएगा ये। उसके बाद यहाँ पे आता है द स्मॉलेस्ट 125 कि द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन बाय एन 8 बिट नंबर ऑफ टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, तो टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में सबसे आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर हम कौन सा लिख सकते हैं, तो आपका -128 लिख सकते हैं, ठीक है। टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में आपका -128 से लेके फिर प्लस में आपका 127 इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपका ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 118 कि वाई आर द टर्नरी लीड केबल्स यूज नियर द रेलवे ट्रैक, तो रेलवे ट्रैक के पास हम कौन सी केबल यूज़ करते हैं, टर्नरी लीड केबल्स को यूज़ करते हैं टू हैव अ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी कम होती है। कहाँ की बात हो रही है, रेलवे ट्रैक की बात हो रही है। तो टर्नरी लीड केबल्स की आपका क्या है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी काफ़ी लो होती है, इसलिए इनको रेलवे ट्रैक के पास हम यूज़ करते हैं। तो ये एक मोटा मोटा सा एनालिसिस था कि अच्छा हाँ इस तरीके का आपका पेपर पूछा जाता है।